प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी साहित्य के इस ई क्लासरूम में स्वागत है। आज के पाठ का शीर्षक है मुक्तक काव्य के क्षेत्र में बिहारी का स्थान। पिछले कुछ वीडियो में हमने बिहारी का परिचय और बिहारी की काव्य कला पर बातचीत की थी। आज हम मुक्तक कला या जो मुक्तक काव्य है उसमें बिहारी का क्या स्थान है, क्या महत्व है, उसके बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। मैं हरिराम भारती राजकीय महाविद्यालय मांगरोल में हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ और आज आप लोगों से इस विषय में बातचीत करूँगा। आप अपने सवाल मुझे व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि उन पर भी वीडियो बनाया जा सके। दोस्तों, सबसे पहले इस विषय को शुरू करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि मुक्तक क्या होता है। ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हिंदी साहित्य के हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि मुक्तक क्या होता है। तो आमतौर पे जब हम बात करते हैं साहित्य की तो हमें ये पढ़ाया जाता है बचपन से कि साहित्य दो प्रकार का होता है, गद्य और एक पद्य। तो ये जो विभाजन है गद्य पद्य का, ये छंद के आधार पे किया गया है कि जिसमें छंद का अभाव हो तो वह रचनाएं गद्य कहलाती है। जैसे कहानी ले लीजिए, उपन्यास ले लीजिए, निबंध ले लीजिए, ये सब गद्य कहलाएंगी। और पद्य वे रचनाएं होंगी जिसमें छंदबद्ध रचनाएं हों, छंद हो, छंद का सद्भाव हो और जिसमें पद हो, चरण हो, उसे हम पद्य कहते हैं। और गद्य में प्रायः बातचीत की शैली अपनाई जाती है, बातचीत की प्रधानता होती है। पद्य में वहीं पर गेयता होती है और जो छंदों का एक क्रम उसमें पाया जाता है, चरणबद्ध रचना होती है। लेकिन ये तो एक छंद के आधार पर विभाजन हुआ साहित्य का। दूसरा जो विभाजन है दोस्तों, वो है साहित्य के स्वरूप के आधार पे। तो साहित्य के स्वरूप के आधार पे जब हम विभाजन करते हैं तो उस स्वरूप वाले विभाजन में हमें एक प्रकार का जो साहित्य होता है वो मुक्तक के रूप में मिलता है। तो ऐसा देखा जाता है कि स्वरूप के आधार पर जो साहित्य है वो दो प्रकार का माना गया है। एक तो श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य यानी जिसको सुना जा सके और दृश्य काव्य यानी जिसको देखा जा सके, जिसका मंचन किया जा सके या अभिनय के द्वारा जिसको प्रस्तुत किया जा सके रंगमंच पर। तो जो दृश्य काव्य होता है उसमें आप जानते हैं कि मुख्य रूप से नाटक आता है। नाटक को रूपक भी कहा जाता है। रूपक कहने का तात्पर्य यहाँ ये होता है कि नाटक में क्या होता है कि किसी एक पात्र का रूप धर के दूसरा व्यक्ति आपको कथा वस्तु को प्रस्तुत करता है। इसीलिए इसका नाम रूपक हो गया, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति पर यानी अभिनेता पर जो अभिनय है या जो नाटक के मूल पात्र है उनका आरोप होता है और फिर वो अभिनेता के माध्यम से हम कथा वस्तु से परिचित होते हैं, उसको साक्षात रंगमंच पर देखते हैं। इसलिए इसको रूपक कहा जाता है। नाटक का ही दूसरा नाम रूपक भी है या नाटक को हम दृश्य काव्य भी कहते हैं। अब आता है अपना श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य में दोस्तों दो भागों में श्रव्य काव्य को बांटा जाता है। एक तो प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। प्रबंध काव्य को जब हम पढ़ते हैं तो प्रबंध काव्य में हम देखते हैं कि जो प्रबंध होता है वो एक विस्तृत वनस्थली कही गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको विस्तृत वनस्थली कहा है प्रबंध को, कि जैसे कि एक विस्तृत वन है जिसमें कई प्रकार के वन हैं
और मुक्तक को एक गुलदस्ता कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि मुक्तक एक गुलदस्ते के समान है, इसमें चुने हुए फूल इकट्ठे किए जाते हैं, जबकि प्रबंध एक वनस्थली के समान है। ऐसा वन, ऐसा बियावान जिसमें कई तरह के पौधे, फूल, पत्तियां, जंगल होता है। ठीक है। और अब आगे और विभाजन अगर अपन प्रबंध का करें, हालांकि ये थोड़ा विषयांतर होगा, लेकिन आपको समझना जरूरी है, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं आप, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रबंध को फिर किन खंडों में बांटा गया है। तो प्रबंध 2 प्रकार का होता है। प्रबंध में कथा एक कथा सूत्र से बंधी हुई होती है, इसीलिए इसका नाम प्रबंध पड़ा है। कथा सूत्र से, पूर्वापर संबंध से एक कथा से दूसरी कथा बंधी हुई रहती है, एक पात्र से दूसरा पात्र संबंधित होता है, एक प्रसंग से दूसरा प्रसंग जुड़ा होता है, और हमें एक प्रसंग जानने के लिए उसके पहले के प्रसंग का पता होना चाहिए, बाद के प्रसंग का भी हमें पता होना चाहिए, तब हम एक पूरी कहानी का समझ सकते हैं। पूरी कहानी को आगे पीछे देखने से हम पूरी कहानी समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे रामायण है तो एक प्रबंध है, क्योंकि उसमें हम एक पात्र को समझने के लिए दूसरे पात्रों को भी समझना जरूरी है, एक घटना को समझने के लिए दूसरी घटनाओं को समझना जरूरी है, तब हमें संपूर्ण चित्र हमारे सामने उभरता है। तो जो प्रबंध होता है वो फिर 2 प्रकार का होता है कि एक तो प्रबंध ऐसा होगा जो महाकाव्य कहलाएगा, जिसमें जीवन का व्यापक चित्र, महान चित्र होगा, विस्तृत वनस्थली होगी, बहुत महान चित्र होगा, जैसे कि रामचरित। तो रामचरित में राम के पूरे जन्म से लेकर के युद्ध जीत के राज तिलक होने से लेकर के उनकी मृत्यु तक का पूरा विवरण होगा, तो एक महाकाव्य कहलाएगा। आधुनिक गद्य में ये महाकाव्य की भूमिका उपन्यास ने ले ली है। उपन्यास एक विस्तृत रचना होती है, उसी तरह से महाकाव्य विस्तृत रचना हुआ करते थे। और महाकाव्य के अंदर क्या होता था कि एक ऐतिहासिक कथानक होता था, नायक होता था, उसमें किसी रस की निष्पत्ति भी होती थी, एक प्रधान रस होता था, बाकी से अप्रधान रस होते थे, और उसका विस्तार भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार 8 सर्ग उसमें होते थे, यानी 8 अध्यायों में वो बटा रहता था। जैसे रामचरितमानस है, उसमें अपन देखते हैं कि अयोध्या कांड, बाल कांड से बहुत सारे कांड है, लंका कांड, तो उत्तरकांड है, किष्किंधा कांड है, इस तरह के कांडों में वो बटा हुआ है। तो इस प्रकार से हम वो कई सर्गों में बटा हुआ रहता है महाकाव्य। उसमें एक छंद होता है, और उसमें जो महाकाव्य का जो नाम होता है वो किसी घटना, किसी व्यक्ति पर आधारित होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कामायनी है, ठीक है, तो वो श्रद्धा जो कि कामायनी होती है, तो उसके आधार पर उसका नाम पड़ा हुआ है। इसी तरह से जैसे कि साकेत है, तो साकेत में जो साकेत नगरी है, अयोध्या है, उस पर जो मिथिलेश्वर गुप्त का साकेत आधारित है। तो इस तरह से ये जो महाकाव्य होते हैं उनमें जो नामकरण होता है वो नायक के ऊपर होता है। रामायण है, पृथ्वीराज रासो है, तो पृथ्वीराज रासो का नाम पृथ्वीराज के ऊपर पड़ा, तो इस तरह महाकाव्य का नाम उसके नायक पर भी आधारित होता है। इसी तरह से जैसे कि अपने पद्मावत है, तो उसकी जो नायिका पद्मावती है, उस पर पद्मावत, जायसी का पद्मावत नाम पड़ा। तो इस तरह से महाकाव्य का नामकरण उसके नायक पर आधारित होता है। अब प्रबंध के मैंने भी आपको जो 2 बताए हैं भाग, 2 भेद बताए हैं, उनमें पहला तो महाकाव्य हो गया, और प्रबंध काव्य का दूसरा भेद हो गया खंड काव्य। अब खंड काव्य में दोस्तों क्या होगा कि जहाँ महाकाव्य में पूरे जीवन का चित्र, नायक के पूरे जीवन का चित्र होगा, वहीं महाकाव्य में केवल एक उसके जीवन के अंश का या एक प्रसंग का चित्रण होगा, तो उसे अपन कहेंगे खंड काव्य। जैसे कि सुदामा चरित है और भंवर गीत है, तो सुदामा का जो कृष्ण से मिलना का जो प्रसंग है, किस तरह से गरीब सुदामा कृष्ण के पास जाता है, तो ये जो सुदामा चरित है वो उसी का वर्णन करता है। इसी तरह से भंवर गीत है, तो भंवर गीत में क्या होगा, गोपियों के पास जो उद्धव संदेश लेके गए, एक छोटा सा प्रसंग है कृष्ण चरित्र का, तो उसका वर्णन है, तो हम उसको कह सकते हैं कि एक खंड काव्य है। ठीक है। इसी तरह से जो राम नरेश त्रिपाठी हैं, उनके जो खंड काव्य हैं वो प्रसिद्ध है, पंचवट, ये पथिक है, स्वप्न है, ऐसे। तो ये हुए प्रबंध के 2 भेद। अब इसी तरह से अपन भेद करें मुक्तक के। अब मुक्तक किसे कहते हैं, मेन सवाल हमारा जो आज के पाठ से जुड़ा हुआ है वो है मुक्तक का। इसका नाम मुक्तक क्यों पड़ा,
सवाल ये है। तो इसका नाम मुक्तक पढ़ने का या मुक्तक इसको कहे जाने के पीछे कारण ये है कि ये पूर्वापर संबंध से मुक्त होता है। अब ये पूर्वापर संबंध क्या होता है कि मुक्तक का अर्थ समझने के लिए हमें एक मुक्तक, जैसे आप मुक्तक का उदाहरण मान लीजिए दोहा, तो दोहे का अर्थ समझने के लिए हमें उस कवि के पिछले दोहे से कोई मतलब नहीं रहता है और उस दोहे के बाद लिखे गए दोहे से भी कोई मतलब नहीं रहता है। हम उसी दोहे में उसका अर्थ निहित होता है, सारा अर्थ उसी में भरा हुआ होता है। तो हमें पूर्वापर संबंध या पूर्व प्रसंगों को जानने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए हम इसको मुक्तक कहते हैं। आगे बात समझ में, तो ये मुक्तक कहलाएगा। जैसे मुक्तक के अंदर मुख्य रूप से क्या आएंगे, या तो दोहे आएंगे या पद आएंगे या गीत आएंगे। एक जो पद होता है, जैसे कबीर के पद है, अपने मीरा के पद है, तो वो अपने आप में एक संपूर्ण, एक क्रिस्टल क्लियर एक रचना होती है जिसमें सारा का सारा अर्थ उसी में निहित होता है। इसी तरह से दोहों के अंदर भी ये जो दोहे की जो 2 लाइनें होती है, 2 पंक्तियाँ होती है, उसी में उसका सारा अर्थ समाहित होता है। तो ये जो कहा जाता है ना कि जो बिहारी है वो एक बड़े ही सिद्धहस्त मुक्तकार माने जाते हैं। बिहारी ने ये सिद्ध किया कि रचना परिमाण में अधिक नहीं होनी चाहिए बल्कि गुण में अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने एक ही रचना लिखी, बिहारी सतसई, और उसी के कारण से वो रीतिकाल के सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि कहे जाते हैं। उन्होंने ज़्यादा परिमाण में रचनाएं नहीं लिखी, लेकिन गुण में, परिणाम में बहुत अच्छी रचना लिखी। इस कारण से बिहारी सतसई का नाम हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मुक्तक के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या विचार हैं, वो हम देख लेते हैं। उन्होंने लिखा कि बिहारी ने बिहारी सतसई के अलावा कोई ग्रंथ नहीं लिखा और उनकी जितनी भी कीर्ति है बिहारी की, वो इसी एक ग्रंथ के कारण है। इस ग्रंथ के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि सतसैया के दोहरा जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे बेधे सकल शरीर। ये एक जो दोहा होता है इसका सतसई का, वो देखने में छोटा सा 2 पंक्तियों का दोहा है, लेकिन उसका अर्थ इतना अधिक गंभीर होता है कि वह पूरा शरीर, आत्मा, मन सबको भेद देता है। इतना उसका गहरा, तीर के समान हृदय में उतर जाने वाले उसके अर्थ बिहारी के दोहों के होते हैं। ऐसा उन्होंने माना है। अब ये मुक्तक रचना में ऐसी क्या विशेषताएं बिहारी की थी कि वो मुक्तककार के रूप में बड़े प्रसिद्ध हुए? उसका कारण था मुक्तक लिखने का। एक तो ये कारण था कि दरबारी कविता का समय था और दरबार में वाहवाही पाने के लिए पूरी रामायण सुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि 2 लाइनें कह करके वाहवाही लूटने का प्रयास कवि करता था। जैसे शेर, गज़ल में शेर होता है तो 2 लाइनों में ही सारा अर्थ भर दिया जाता है। कौन सी बात कैसे, कब और कहाँ कही जाती है, यह सलीका जैसे गज़ल में ज़रूरी है, उसी तरह से दोहे में भी ज़रूरी है। 2 शेर में ही अपनी पूरी बात मुकम्मल करनी पड़ती है। तो ये जो कला है, संक्षेपण की कला, समाहार करने की, उन्होंने कहा है रामचंद्र शुक्ल ने कि बिहारी के अंदर ये सबसे बड़ी बात है कि कल्पना की समाहार शक्ति, कैसी कैसी कल्पनाएं उन्होंने कर ली और उनको समाहित कर लिया 2 लाइनों में। और भाषा की समाहार शक्ति भी, भाषा की जो समाहार शक्ति है कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें, उसमें अर्थ भर देना दोहे में, ये कला बिहारी के पास बड़ी ज़ोरदार थी। और इसीलिए कहते हैं कि भाई जो बिहारी है उन्होंने गागर में सागर भर दिया है, मतलब 2 पंक्तियों में उन्होंने अर्थ का पूरा एक समुद्र सा भर दिया है, ऐसा भी कहा जाता है। और इसीलिए ये जो प्रसिद्ध इनके दोहों के बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरा जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ऐसा कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि देखने में जो, हालांकि परिमाण में ये देखने में छोटे लगे, यानी परिमाण में तो इन्होंने कम साहित्य लिखा, छोटी छोटी रचनाएं लिखी, लेकिन भेदे सकल शरीर, यानी प्रभाव जो है बिहारी सतसई के दोहों का प्रभाव है वो बड़ा गंभीर है। आप 1000 शब्दों में जो बात कहना चाहते हैं वो दोहे की कुछ वर्णों के अंदर
12-13 11-13 का जो 11-13 की मात्राओं का क्रम होता है उसमें 2 लाइनों में कवि कह देता, तो बताओ कौन सी बड़ी रचना मानी जाएगी। आप 1000 बातें बोल रहे हैं, उसमें भी कुछ सार की बात नहीं है, और आपने 2 लाइनें कही, उसमें ही आपने पूरा महफिल जीत ली, दरबार जीत लिया, तो कौन सा ज़्यादा प्रभावी कवि होगा? वही कवि होगा जो 2 लाइनों में अपनी बात को कह सके। तो ये कला दरबारी कवियों में होती थी और ये कला बिहारी में भी मौजूद थी। अब बात आती है प्रबंध और मुक्तक की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वे बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुँचे हैं। उनके दोहों में चरम उत्कर्ष है मुक्तक कला का, क्योंकि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में देर तक के लिए खिल उठती है। जबकि मुक्तक में यानी दोहों में तो रस के छींटे होते हैं जिनसे हृदय की कली थोड़ी देर के लिए खिलती है। अपन जब कोई महाकाव्य पढ़ते हैं तो अपन उसमें डूब जाते हैं, एक कथा के साथ फिर दूसरी कथा में चले जाते हैं, तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा बनी रहती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, महाकाव्य में बनी रहती है और वो जुड़ा रहता है पाठ एक पाठ से दूसरे पाठ में। लेकिन दोहे में वो रस के छींटे हैं जिसमें जिनसे हृदय की कली थोड़ी देर के लिए खिलती है। तो ये उनका अंतर होता है प्रबंध और मुक्तक का। उन्होंने लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने कि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है जिसमें व्यापक विचरण किया जा सकता है, घूम घूम के पढ़ा जा सकता है, और मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है जिसमें चुने हुए फूल आपको रखने होते हैं, या तरकस मान लीजिए जिसमें कि कुछ चुनिंदा तीरों को रखा जाता है। और ये जो तरकस होता है, ये जो गुलदस्ता होता है, ये सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। ये जो सभा समाज होते हैं, दरबार लगते हैं, महफिलें लगती है, वहाँ पर मुक्तक सुनाना ज़्यादा कवि के लिए अच्छा होता है बजाय कि महाकाव्य सुनाना। महाकाव्य का तो कथा वाचन किया जाता है, पाठ होते हैं, तो उसमें तो कई कई दिन लगते हैं, लेकिन महफिल कुछ क्षणों के लिए लगती है, दरबार कुछ क्षणों के लिए लगता है। वहाँ पर कवि को अपना चमत्कार 2 लाइनों में दिखाना पड़ता है, तो वहाँ पर सबसे उपयुक्त या तो गज़ल होती है, या गीत होता है, या दोहा होता है, या शेर होता है। तो ये कवि ये जो खूबियाँ हैं ये बिहारी के अंदर मौजूद थी। और इसमें क्या होता है कि जो श्रोता हो या पाठक होता है वो कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध हो जाता है, कुछ क्षणों के लिए खो जाता है, डूब जाता है। तो यहाँ पर ये सारी विशेषताएं जो एक मुक्तक में होनी चाहिए वो बिहारी के अंदर हमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। और हम देखते हैं कि जो बिहारी की जो कीर्ति है, उस कीर्ति का आधार ही ये मुक्तक है। कौन कौन सी विशेषताएं मुक्तक में होनी चाहिए कि जो मुक्तक में यानी दोहों में बिहारी ने ऐसे प्रसंगों, ऐसी भावनाओं या ऐसे रसों का, विषयों का चयन किया जिससे कि रस निष्पत्ति हो सके, जिसको पढ़ कर के पाठक या श्रोता के हृदय में रस की लहर उठ सके, ऐसा उन्होंने प्रयास किया। दूसरी शैली जो उसकी शैली है बात कहने की, वो बड़ी सजीव और मार्मिक रखी कि छोटी से छोटी बात को, जो दैनिक जीवन की जो बात छोटी से छोटी है, उसको भी उन्होंने मार्मिक बना करके दोहों में प्रस्तुत किया। जैसे अब आप ये देख लीजिए ना कि 2 लाइनों में कैसे बात कही जाती है, वो आप देख लीजिए कि जैसे कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बोहनी हंसे देन कहीं नट जाई। अब ये छोटा सा प्रसंग है, लेकिन इसमें एक प्रकार का जो हाव भाव नायिका के बताए गए हैं उसके कारण से रस निष्पत्ति हो रही है, श्रृंगार रस की निष्पत्ति इसमें हो जाती है। इस तरह से बिहारी ने ये किया है। और इसमें कल्पना की समार शक्ति, भाषा में सामासिकता का गुण,
भी मुक्तक में होना चाहिए, वो भी बिहारी में आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। और भाषा में कोमलता होनी चाहिए, सरलता और प्रवाह का गुण होना चाहिए, वो भी आपको बिहारी में पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। और नाद सौंदर्य तो खैर दोहे में, क्योंकि ये छंदोबद्ध रचना होती है दोहा, तो नाद सौंदर्य तो इसमें होता ही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिहारी ने यह सिद्ध किया कि परिमाण महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि गुण महत्वपूर्ण है। और उन्होंने इसी एक छोटे से छंद में इतना रस भर दिया कि बिहारी के दोहे, जब दोहों का नाम आता है तो उसमें बिहारी का भी एक कबीर के साथ स्थान होता है। ऐसा माना जाता है। और उनकी कीर्ति का आधार दोस्तों, ये एक जो रचना है बिहारी, ये जो उनकी जो कीर्ति, अक्षय कीर्ति है बिहारी जी की, उसका आधार ये एक छोटी सी रचना है। और उन्होंने वाकई जो डूब करके ये कविता लिखी है। अब हम बात करें कि आपको जैसा मैंने प्रसंग बता ही दिया कि राजा जय सिंह उन्हें हर दोहे पे एक सोने के सर्पी देते थे। और हर कवि चाहता है कि उसकी कीर्ति बढ़े। कविता लिखी इसलिए जाती है कि कीर्ति के लिए। कवि यश प्रार्थी होता है। हर कवि चाहता है कि उसका यश जिंदा रहे। वह जिंदा रहे या न रहे, उसकी कविता जिंदी रहे। वो जो सृजन करे, जो रचना करता है, उसके जीवन के लिए वह प्रयास करता है। तो जो मम्मट जो अपने प्रसिद्ध काव्य शास्त्री हुए हैं, उन्होंने जो छह काव्य प्रयोजन बताए हैं, कविता क्यों लिखता है कवि, उसमें पहला जो स्थान दिया है वो किसको दिया है? कीर्ति को, यश को। और हर कवि का यश उसकी रचना के कारण उसके मरने के बाद में भी उसकी कीर्ति को शेष रखता है। कोई गायक कोई गीत गाता है तो उसकी मरने के बाद में भी उसकी आवाज़ सुनी जाती है। उसका नाम भले भूल जाए लेकिन उसकी आवाज़ हमेशा पहचान के रूप में जिंदा रहती है। तो कवि, हर कवि, चाहे वो कोई भी महाकवि हो, जायसी हो, अपने तुलसीदास हो, कोई भी हो जो कवि है, उन सब कवियों ने अपनी कीर्ति के लिए, अपनी नामवरी के लिए, या यूँ कह लीजिए कि अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए, अपना यश बढ़ाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए ये कविताएं कही है। और जायसी ने तो लिखा भी है कि ओ मन जानी कवित असकीना, मकु यश रहे जगत में चीना। पद्मावत में क्या लिखा है जायसी ने कि मन में यह जान करके मैंने ये कविताएं की है, कवित लिखे हैं, मन में यह जान करके लिखे हैं कि मेरा यश जगत में हमेशा पहचाना जाए, मेरा नाम जगत में हमेशा रहे, मरने के बाद भी कीर्ति शेष रहे। तो हर कवि जायसी की तरह यश प्रार्थी होता है, वह यश चाहता है। हर कवि ऐसा करके जाना चाहता है कि बाद के आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसकी कविता को पढ़े, उसको सराहे। इसीलिए तो कवि आपको देखते हैं, कवि सम्मेलनों में कहते हैं कि मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, तालियां मांगते हैं। ऐसा क्यों? अपना यश, अपना हौसला बढ़ाने के लिए हर कवि चाहता है। तो एक मीर नाम के शायर हुए, उन्होंने लिखा है कि बारे दुनिया में रहो गमजदा या शाद रहो। गमजदा यानी दुख में और शाद यानी खुशी में, चाहे कैसे भी रहो, बारे दुनिया में रहो गमजदा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ की बहुत याद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ की बहुत याद रहो। तो यही जो इच्छा होती है वो हर कवि की होती है। और अपने जो बिहारी हैं उनकी कीर्ति का आधार मात्र ये एक रचना बिहारी सतसई ऐसी है कि इस पे कई कई चित्रकारों ने चित्र बनाए हैं, कई जो गायक है उन्होंने इनकी दोहों को गाया है। तो आज भी बिहारी अपनी रचना में अमर है। उनकी ये बिहारी काल सतसई है, वो कालजयी है। और इस उक्ति को बिल्कुल सही सिद्ध करती है कि जो सतसैया के दोहरा, जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे भेदे सकल शरीर। तो ये जो चीज़ है वो बिहारी में हमें बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई पड़ती है। दोस्तों,
अब कल से जो हम पाठ शुरू करेंगे उसमें हम बिहारी रत्नाकर और बिहारी के दोहों की व्याख्या पर आ जाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ अपना कल से शुरू होगा। आज आपने मुझे सुना और उसके लिए धन्यवाद। और इसके PDF मैंने उपलब्ध कराई है, उसमें अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, उनको भी आप देख लीजिए और उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है, सभी जन एक है। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।